नमस्कार, आप देख रहे हैं BBC 24/7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ वाणी। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं अनिल गोयल जी से, जो कि पूर्व निगम पार्षद रहे हैं साकेत वार्ड से। बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता के तौर पे काम भी अभी चल रहा है इनका, कर रहे हैं, नए नए कार्य भी करते रहते हैं समाज सेवी के रूप में भी। तो अब जो है मैं आपके साथ पूरा अच्छे से 1 to 1 रखने वाली हूँ अनिल गोयल जी के साथ में। चलिए शुरू करते हैं हमारा सवालों का सफरनामा। जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे BBC। धन्यवाद वाणी जी, तो पहले तो मैं आपकी कार्यशैली के बारे में सर जानना चाहूंगी कि कितने वर्षों से आप जो है भाजपा पार्टी के साथ जुड़े हैं और क्या कार्यशैली आपकी रही है साकेत वार्ड से? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर लगभग 1983 से जुड़ा हुआ हूँ जी। बाकी हम गाँव में से जुड़े हुए थे, जब से जनसंघ है, जब से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी। दीपक चुनाव चिन्ह होता था जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो हमारे खून में बसी हुई है, रग रग में बसी हुई है। जी। पहले जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे जी। और दिल्ली में आकर भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े, शुरू से ही काम कर। बहुत अच्छे सर, आपने शुरू से ही जो है इसी में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो है टाई अप कर रखा है। तो क्या मतलब आप लोगों का रहता है चुनाव से पहले की क्रिया क्या रहती है, क्या तैयारियां, क्या कुछ आप लोग करते हैं, रणनीतियां बनाते हैं जिससे कि आप लोगों का जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि पैर रहता है वो जमा रह जाता है और बाकी की पार्टियों की छुट्टी हो जाती है। तो क्या ऐसा आप लोग करते हैं और पब्लिक को किस तरीके से आकर्षित करते हैं? मानी जी, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है जी कि मैं 1983 में भी जी पोलिंग बूथ एजेंट रहा हूँ जी। और हमारे यहाँ पार्टी में क्या है कि कोई भी नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है। आज आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, जी जो हमारे सांसद हैं, उन सबको अगर पार्टी ने कहा कि आपको MLA का चुनाव लड़ना है तो शहर से वो MLA के चुनाव के लिए मैदान में उतर गए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बड़ी पार्टी है जिसमें ये नहीं पता कि कौन मंच पर बैठा है और कौन भीड़ पर बैठा है, और कब भीड़ का बैठा व्यक्ति मंच पर आ जाए और मंच का बैठा व्यक्ति भीड़ पर चला जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना, कार्यकर्ताओं को उचित प्रतिनिधित्व देना, ये भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कही, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को ये भी सिखाया जाता है कि यहाँ पर पद बड़ा नहीं है, काम बड़ा है। आप काम करो, पार्टी आपको अपने आप देखेगी। जहाँ पर आपकी आवश्यकता होगी पार्टी वहाँ पर आपको जिम्मेदारी देगी और आप उस काम को बखूबी निभाएंगे। इसलिए आपने ये देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति स्थायी पद पर नहीं बैठा हुआ जी। सबको अपने काम के आधार पर उसको कहे कि सिर्फ काम करना है और पार्टी उसकी जहाँ भी आवश्यकता महसूस होती है, सिपाही के नाते उसे अपनी ड्यूटी को करना होता है जी। और आपने एक बात की, आप टिके रहते हो जी। टिके रहने का बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी का में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं समाज सेवा की भावना रहेगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं समाज के लोगों के काम करने की इच्छा शक्ति रहेगी जी। तो वो निश्चित तौर पर कभी भी मैदान से गायब नहीं हो सकता। लेकिन जिसको सिर्फ पद पाना है, पार्टी के चक्कर काटने हैं या पद लेकर के घर बैठ जाना है, वो कभी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये भी सिखाया जाता है कि आप समाज सेवा करें, आप क्षेत्र के लोगों से मिलें, क्षेत्रीय लोगों के काम करें, क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में शामिल हों, तभी आप राजनीति में स्थापित रह सकते हैं। तो यही काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता करता है, उसमें मैं भी कार्यकर्ता के रूप में ऐसे काम करता रहता हूँ। जी, बहुत बड़ी बात अनिल जी ने बोल दी है कि समाज सेवी होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कार्यकर्ता है, नेता है, उससे परे आप अगर समाज सेवा है, समाज सेवी के रूप में अपने आप को पब्लिक के सामने रखते हैं तो जनता का प्यार जो है वो आपके लिए उमड़ता है और जनता आपको सबसे ऊपर देखना चाहेगी। अगर आप जनता के लिए सोचेंगे तो जनता आपके लिए सोचेगी। तो अब जो है अनिल जी से हम सवाल रखने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण कार्य जो है संभाल रही है। पूरे भारतवर्ष में जो है इनकी जो है लहरपात जो पताका है वो लहर रही है।
तो किस तरीके से जो पताका लहर रही है उसका जो है रुझान किस तरीके से और चुनावों के और भी बढ़ेंगे हम लोग इसी सवालों के सफर में। तो आइए पहले हम अनिल जी से सवाल रखते हैं कि अभी का जो एक मुद्दा चला है, भारतीय जनता पार्टी को ही लेके मुद्दा चला है, तो क्या इनकी राय है उस मुद्दे को लेके, आइए अनिल जी से जानते हैं। तो अनिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी सांसद की बात हम रखने जा रहे हैं आपसे। सदन में जो है अभी कुछ थोड़ी सी हलचल हो गई है, मैं कहना चाहूँगी हलचल हो गई है, उसको विवादित मामला हम नहीं रखेंगे, हलचल हो गई है। तो उस हलचल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और जनता को क्या बताना चाहेंगे कि वो हलचल जो है क्या है और किस तरीके से जो है रमेश बिधूड़ी जी हमारे सांसद हैं दिल्ली से भाजपा के, तो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने शब्दों को भी रखते हैं, काफ़ी पहले भी उन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं, बहुत क्लियर तरीके से रखते हैं। अब जो है थोड़ा मामला थोड़ा सा गर्मा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? दूसरी ओर भी हमारे सांसद ही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मणि जी, पहली बात तो ये है कि अगर इस विषय में माननीय सांसद महोदय ही जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर है जी। और वैसे ये विषय लोकसभा के अंदर का है जी, तो लोकसभा के अंदर के विषय की बाहर लगभग चर्चा नहीं होनी चाहिए और कम चर्चा होती है। हाँ, ये अलग है कि जो विरोधी दल हैं जो सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो जरूर इस बात को तुल देने पर लगे हुए हैं। और दूसरा एक बात बड़ा स्पष्ट है कि जो लोकसभा स्पीकर के सामने मामला है तो वो ही उस पर अंतिम फैसला लेंगे, उन्हीं का विचारणीय विषय है। जैसे बहुत से मामले जब कोर्ट में होते हैं तो कहते हैं कोर्ट के मामले में दखलंदाजी नहीं है, कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है। इसी तरीके से हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर जी का फैसला है, वो अंतिम फैसला है, उन्होंने क्या फैसला लेना क्या फैसला नहीं लेना। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये बात आई है तो इसमें जो हमारे दूसरे सांसद हैं उन्होंने भी कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कही होगी जिससे कि रमेश जी भड़क गए होंगे। तो ये जांच का विषय है, इस पर कमेटी बैठनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए और जांच होने में जो जो भी इसके अंदर दोषी हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्ष कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और हेट स्पीच के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन जब हेट स्पीच की मामला आता है जी, तो जो हमारे इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के लोग अगर सनातन धर्म को गाली देते हैं जी, सनातन धर्म को मलेरिया कहते हैं, सनातन धर्म को डेंगू कहते हैं, सनातन धर्म को खत्म होने वाली बात कहते हैं जी, तो उस पर हमारा इंडी ग्रुप चुप हो जाता है। यानी पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की भावनाओं पर ठेस पहुंचाना और बार बार कहना कि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये बात बार बार कहूँगा। और इस पर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी 3-3 स्टैंड लेती है। खड़गे जी के सुपुत्र उस बयान का समर्थन करते हैं, पार्टी प्रवक्ता उस बयान से दूर हटते हैं, कमलनाथ जी को तीसरा बयान आता है। मतलब मेरा कहना ये है कि कांग्रेस भी इस विषय पर स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है, स्पष्ट विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हेट स्पीच की बात करेंगे तो क्या देश में हिंदू होना, क्या देश में सनातन धर्म मानना गुनाह है? आप सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और उसके विषय पर आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे। मैं इंडी ग्रुप के लोग, जो आज इंडी के ग्रुप के लोग उस लोकसभा के बयान को मुद्दा बनाना चाहते हैं, उन इंडी ग्रुप लोगों से भी हम सभी सनातन धर्मी, सभी हिंदू ये बात पूछना चाहते हैं कि जो सनातन धर्म को गाली दे रहा है वो आप आज भी आपके इंडी ग्रुप का वो सहयोगी है, आपके ग्रुप में शामिल है, आपने अभी तक उनको ग्रुप से बाहर नहीं निकाला, आपने उनको कुछ नहीं कहा। तो ये जो दुरंगी बातें हैं ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने तो कारण बताओ पार्टी ने नोटिस भी दिया है सांसद महोदय को, स्पीकर महोदय ने उनको बुलाकर चेतावनी दी है, उनको धमकाया भी है। और निश्चित तौर पर माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी जैसे वरिष्ठ रक्षा मंत्री हमारे राष्ट्र अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने खेद तक व्यक्त किया है। उसके बाद भी इंडी ग्रुप इसको तुल दे रहा है और सनातन धर्म को गाली देने वालों को गले लगा रहा है। ये दोहरा व्यवहार जो है वो जनता देख रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इंडी ग्रुप को इसका जवाब भी दिया जाएगा। जी, दूसरी जो सांसद हैं हमारे दूसरे सांसद दानिश अली जी का जो बयान रहा है, जो उन्होंने बोली है चीज़ें कि मेरे को इस तरीके से जो है भद्दी भाषा का मेरे लिए प्रयोग किया गया है
और बहुत ही गंदे शब्द जो हैं विदुड़ी जी ने रखे हैं, उस बात को लेके जो है अनिल जी ने बोला है कि सारे जो फसाद की जड़ है वो दूसरे सांसद ने कुछ बोला ही होगा, जिसका जो है जवाब दिया है विदुड़ी जी ने। तो सदन में जो है इस तरीके की चीज़ें होना एक बहुत ही गंभीर विषय का रूप ले लेती है, जो कि ये खबर पूरी और वायरल है और हर जगह आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, जहाँ भी टीवी ऑन कर रहे होंगे तो यही खबरें हम लोगों को दिख रही हैं, अखबार में भी। तो कहने का मतलब ये है कि अनिल जी ने भी बोल दिया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ही इस विचार को जो है सॉल्व करेंगे, जो इस पर गौर है वो ही फरमाएंगे और वो ही इस मुद्दे को लेके जो है रखेंगे बात कि क्या किसने पहले क्या मुद्दा रखा था जिसका जो है इतना रायता फैल गया है। तो ये सारा विचार विमर्श अब एक तरफ करते हैं, आते हैं अनिल जी की तरफ। ये हमने भाजपा पार्टी से जुड़ी हुई कुछ बातें अभी जो चल रही हैं, विवादित चल रही हैं, उनको हमने रखा था आपके सामने। अब हम आते हैं अनिल जी की तरफ। जी अनिल जी, और हम आपसे कार्य के बारे में जानना चाहेंगे कि समाज सेवी के रूप में भी आप एक जानी मानी हस्ती बन गए हैं, यहाँ पर दिलों में छा गए हैं लोगों के। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपको क्यों इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, वजह क्या है? नहीं, मैं समाज सेवी के रूप में लोगों के मन में छा गया हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं जी, वो बात मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि हम इस देश से, इस समाज से जो लेते हैं तो बदले में हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। और निश्चित तौर पर पेट तो पशु पक्षी भी पालते हैं जी, पेट तो जानवर भी पालते हैं। भगवान ने इंसान के रूप में आपको पैदा करा है, तो इसे आज के दिन पानी एक बहुत बड़ी समस्या है जी। तो जल ही कल है, इस पर भी हमने एक लघु नाटिका बना करके जी और लोगों को जागरूक करने के लिए इसको हमने जगह जगह पर दिखाया जी। और यहाँ तक भी कि रोहिणी तक के लोगों ने उसको पसंद किया है जी। और वहाँ तक भी हमने जन जागरण अभियान चलाया है, जल ही कल है। इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, उस प्रोग्राम को भी जन जागरण के तहत हमने लोगों में कई बार पहुँचाया है। पर्यावरण के ऊपर को लेकर के हमने, प्रदूषण के ऊपर को लेकर के, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाए उन सबको लेकर के, इसी तरीके से डेंगू मलेरिया को बढ़ावा ना मिले इसकी भी मीटिंग्स हमने कई बार करी हैं। हमने DHO के साथ मीटिंग करी है, हमने जो DC महोदय हैं उनके साथ भी हमने मीटिंग करके सभी स्कूल वालों को 100 स्कूल वालों को इकट्ठा करके और उनमें वो जागरण का अभियान पहुँचे। ये सब हम बच्चों तक ये बात पहुँचे, घर घर ये बात पहुँचे। और इसके अंदर स्कूल बहुत बड़ा माध्यम है और हम एक स्कूल को बुलाते हैं तो ये बात मानो कि लगभग 1000 परिवार या 1000 बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और वो बात हमारी 1000 परिवार बच्चों तक पहुंचती है। इस बात को शासन प्रशासन अच्छी तरीके से समझता है और समय समय पर वो हमसे आग्रह भी करता रहता है और हम भी उनके साथ मिल करके किसी न किसी योजना पर काम करते रहते हैं। अभी हमारी भावी जो योजनाएँ हैं वो निश्चित तौर पर जैसे पास्को है, गुड टच बैड टच है जी, जी, आजकल बच्चियों को समझाना कि किन किन हमें किस बात पर सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, जी सर। इस पर भी हम बहुत जल्दी जी कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं जी। और उस कार्यशाला के अंदर हम प्रत्येक स्कूल के 3-3 लोगों को बुला करके उनको ट्रेन करेंगे जी। और उस कार्यशाला के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे करके हम प्रत्येक स्कूल में इस तरह का कैंपेन करेंगे जिससे गुड टच बैड टच के बारे में बच्चियों को और बच्चों को अलग अलग समझाएंगे, अलग अलग उनके वर्कशॉप लेंगे और अलग अलग उनको जागरण करेंगे जिससे कि समाज में जो ये कुरीति फैलने की संभावनाएं बढ़ रही है जी। उसको रोका जा सके, बच्चों को भी जागरूक किया जा सके और बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी जागरूक किया जा सके। हमारी प्रयास आगे इस बात पर भी है। बहुत अच्छी खूबसूरत मुझे आपके विचार लगे अनिल जी कि बच्चियों के लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं आप कि उनको पता चले कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है। और ये जागरूकता आपने जो बोली है कि ये जागरूकता बच्चियों के लिए ही नहीं उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चियों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। वर्कशॉप क्यों लगाई जाए अगर पेरेंट्स ही इस चीज़ को समझा दे तो। और वर्कशॉप लग रही है, आपके द्वारा लग रही है, बहुत अच्छी मतलब आप ये रख रहे हैं विचारधारा। और जितने स्कूल्स की कनेक्टिविटी जो सर बता रहे हैं, जिन जिन स्कूल्स के साथ जो है कार्यक्रम होते हैं उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लस उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं सब ही कनेक्ट होते हैं सर के साथ में। और वो बहुत ही अच्छा है कि जो जितना छोटा जो एक समाज है उतनी ही बड़ी सोच को लेके जो है ये अनिल जी निकलते हैं और समाज सेवी के रूप में जो है उभरते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य जो है आप लोग कर रहे हैं सर।
और सर ने बोला प्रदूषण को लेके, तो दिल्ली में प्रदूषण का अभी थोड़ा पारा हाई हो गया है और प्रदूषण को लेके भी विवादित चल रहे हैं मामले। तो दिल्ली प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह जो है मॉइस्ट भी दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने भी ये चीज़ की है, तो क्या करते हैं दिल्ली में प्रदूषण के लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? और नहीं, मेरा तो ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, जी, ट्रैफिक पुलिस, जी, सबको निश्चित तौर पर एक बात को प्रयास करना चाहिए कि ट्रैफिक का कहीं जाम ना हो। इसमें कई जगह पर बिजली के खंभे जो अनयूज हैं वो खड़े हुए हैं, टेलीफोन के खंभे जिनकी आवश्यकता नहीं है वो खड़े हुए हैं। सड़कों पर जितने भी अवरोधक हैं उन अवरोधों को हटाया जाए, सड़कों को अधिक से अधिक चौड़ा करा जाए, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके को सुचारू रूप से करी जाए, तभी कहीं ना कहीं प्रदूषण पर हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कई बार जो है हमारी सरकार ऑर्डिनेंस लागू कर देती है, इन सब चीज़ों से पब्लिक को परेशानी होती है, पार्किंग की समस्या होती है। जो एक गाड़ी से काम कर सकता है उसको दो जगह जाना है, ऑर्डिनेंस लागू से 2 गाड़ी लेनी पड़ती है और ट्रैफिक की समस्या होती है। तो मेरा ये सुझाव है आपके टीवी के माध्यम से कि चाहे दिल्ली सरकार का मामला हो, चाहे दिल्ली नगर का मामला हो, चाहे दिल्ली पुलिस का मामला हो, उन सबको सड़कों पर जितने भी अवरोधक हैं उनको हटा करके सड़कें सुचारू रूप से अगर चलना शुरू हो जाएंगी तो मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में प्रदूषण में कमी आ सकती है। इसी तरीके से जगह जगह पर पेड़ लगा तो देते हैं लेकिन उन पेड़ों पर प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पाता, उन प्रॉपर देखभाल नहीं होती, तो वो निश्चित तौर पर पैसे की बर्बादी है। और जो पैसे की बर्बादी है तो हमारे जनता के खून पसीने के टैक्स के कमाई की बर्बादी है। तो मेरा सरकारों से ये भी अनुरोध है कि वो पेड़ बेशक जितने भी लगाने हैं उतने लगाएं, लेकिन उससे पहले उनकी देखभाल, उनको प्रॉपर पानी, प्रॉपर खाद, प्रॉपर उनका गार्ड वगैरह लगा करके वो प्रॉपर आप 1000 पेड़ लगाएं और 1000 के 1000 मर जाएं, इससे अच्छा है 500 पेड़ लगाएं, 500 पेड़ जिंदे रह जाएं, वो ज़्यादा उपयोगी है। आप 100 पेड़ लगाएं, 100 के 100 जिंदे रह जाएं, वो ज़्यादा उपयोगी है। आप संख्या बढ़ा करके अखबारों में, टीवी में फोटो दे करके वाहवाही तो लूट सकते हैं लेकिन प्रदूषण पर कब्जा नहीं कर सकते। प्रदूषण को अगर कंट्रोल करना है तो निश्चित तौर पर जितनी भी हम हरियाली कर सकते हैं हरियाली करें और उस पर पूरी तरीके से उसका पालन पोषण ही करें, यानी उसको बचाएं, उसको पानी लगाएं, वो व्यवस्था होते ही काम करें, नहीं तो खाना पूर्ति करके लोगों को गुमराह ना करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए अखबारों में, चैनलों पे यह हाईलाइशन ना लिया जाए कि मैंने इतने हजारों पेड़ लगा दिए, मैंने इतने, फलाने ने इतने पेड़ लगा दिए, फलाने ने इतने पेड़ लगा दिए, बल्कि जो है उनसे जो लिया गया ऑक्सीजन है, उनसे जो दिया गया ऑक्सीजन है उसकी बात करी जाए और उसकी जो रख रखाव है, जो पेड़ पौधे हैं उनका पालन पोषण जो है जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से हो, सही तरीके से, जो कि प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सके और हम लोगों को अच्छा ऑक्सीजन मिल सके। यही कहने का मतलब है अनिल जी का। आइए अब जानते नहीं, देखो, गणपति महोत्सव हमारे भगवान गणेश जी के महोत्सव है और निश्चित तौर पर इसको भी आज हम जो गणेश जी की मूर्ति है पहले हम विसर्जन करते थे गंगाओं में, अब फ्रेंडली, मतलब प्रदूषण फ्रेंडली करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और महोत्सव तो मनना ही चाहिए। महोत्सव में ही लोगों में उत्साह बढ़ता है और हमारे हिंदू के त्यौहार जो हैं, हर त्यौहार कुछ ना कुछ संदेश देता है और जब कुछ ना कुछ संदेश देता है तो उसके अंदर ये लगता है कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब हम बराबर के हैं, भगवान ने हम सबको बराबर का दर्जा दिया है। अब जैसे गणेश महोत्सव की बात है तो जब जब गणेश महोत्सव निकलता है, जुलूस निकलता है, तो चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई सड़कपति है, सब बराबर के मिलकर के चलते हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति में संदेश है। हर संदेश ये देता, हर त्यौहार जो है कोई ना कोई हमें संदेश देता है और उन संदेशों को हम निश्चित तौर पर अपने जीवन में उतारें तो हमको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो गणपति महोत्सव के लिए भी ग्रीटिंग्स दे रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए गणपति महोत्सव? बस बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई और निश्चित तौर पर हम ये चाहेंगे कि हर साल इसी हर्षोल्लास के साथ हम उत्सव मनाते रहें, आप पर हम मिलते रहें, उत्सव मनाते रहें, खुशियाँ मनाते रहें और भगवान गणपति की हम सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे, सभी के परिवार फूले फले आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः गणोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बनने के लिए। ये थे अनिल गोयल जी, साकेत से निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद। इसी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहें BBC 24/7 हिंदी, कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ।